नमस्कार। पुनः आगे की कक्षाओं का शेष भाग मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। इसके पूर्व के क्लास में भारत में कर संरचना के बारे में बताया गया था और उसके विधि इंट्रोडक्शन हुए थे। आज हम शुरू करेंगे, वह है गुड टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, एक अच्छी कर व्यवस्था। इसकी चर्चा हम करेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से इस पर समझने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से, ज्ञानवर्धक के भी दृष्टिकोण से। छात्रों, एक अच्छी कर व्यवस्था प्रणाली की क्या विशेषता है, इस विषय पर अर्थशास्त्रियों में, नीति निर्माताओं में विवाद चलता रहा। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में यह परस्पर विरोधी मदों के प्रति संतुलन के कारण और भी विवादों में रहा है। कर प्रणाली से जुड़े विवादास्पद मुद्दे मूलतः प्रगामी और प्रतिगामी विधियों में चयन, किस कर से अधिक राजस्व उगाही की जाए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष राजस्व घाटा ठीक है या नहीं, इत्यादि रहे हैं। इन विवादों के बावजूद भी अर्थविदों में एवं नीति निर्माताओं में एक अच्छी कर व्यवस्था के निम्नलिखित 5 सिद्धांतों पर एक आम सहमति रही है और सारे विद्वान यह चाहते हैं कि राष्ट्रीय, देश हित, समाज हित में इन 5 बिंदुओं से अलग नहीं हटा जाए, बल्कि जो भी अच्छी कर प्रणाली हो, इस 5 बिंदु को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय लिया जाए। तो पहली जो व्यवस्था है वह है न्याय संगति, फेयरनेस। हालांकि न्याय संगति अच्छी कर व्यवस्था की पहली शर्त है। इसको परिभाषित करना एक आसान कार्य नहीं है। अर्थशास्त्रियों ने इसके लिए कर व्यवस्था में 2 तत्वों का समावेश पर बल दिया है, एक क्षैतिज तथा एक ऊर्ध्वाधर, यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल समानता। जब समान या समान स्थितियों में व्यक्तियों द्वारा समान कर दिया जाए तो इसे क्षैतिज समानता कहते हैं। इसी तरह से अगर आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न व्यक्तियों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक कर दिया जा रहा हो तो इसे ऊर्ध्वाधर समानता कहते हैं, वर्टिकल सिस्टम कहते हैं। दूसरा है दक्षता, इफिशिएंसी। दक्षता किसी कर व्यवस्था की वह क्षमता है जिससे वह अर्थव्यवस्था के निष्पादन दक्षता को प्रभावित करता है। अगर किसी कर व्यवस्था द्वारा अर्थव्यवस्था की बचत, निवेश, व्यय इत्यादि को बिना प्रभावित किए कर की उगाही की जाती है तो इसमें दक्षता का तत्व विद्यमान माना जाता है। करों द्वारा अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था की दक्षता को बेहतर भी बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, प्रदूषण या धूम्रपान पर लगाए गए कर से जहां एक ओर कर राजस्व में वृद्धि होती है, वहीं इससे एक विस्तृत सामाजिक लक्ष्य की भी प्राप्ति होती है। इसे कर का दोहरा लाभांश कहते हैं, डबल डिविडेंड। तीसरा जो है प्रशासनिक सरलता, एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी। कर व्यवस्था में प्रशासनिक सरलता का होना आवश्यक है। इसके अंतर्गत कर की गणना, इसकी फाइलिंग, इसकी वसूली इत्यादि को सरल बनाने पर बल दिया जाता है। कर की चोरी रोकने के लिए क्षेत्र में भी इसका बड़ा योगदान है। भारत में किए जा रहे कर सुधार प्रक्रिया का ये एक महत्वपूर्ण अंग है। चिल्लाया समिति द्वारा भी इसकी सलाह दी गई है। पहला है लचीलापन। एक अच्छी कर व्यवस्था में लचीलापन होना आवश्यक है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसमें समय अनुसार संशोधन किए जा सके। आगे है पारदर्शिता। करदाताओं द्वारा कुल कितना कर चुकाया जा रहा है तथा इसके बदले उन्हें सरकार द्वारा लोक सेवाओं के माध्यम से क्या कर प्राप्त हो रहा है, उसे जानना संभव हो, आदि तत्वों को कर व्यवस्था में इस कारक को शामिल करना ही इसे पारदर्शिता का होना कहा जाता है। छात्रों, अब आगे जो है वह है व्यय की विधियां, मेथड ऑफ एक्सपेंडिचर। कराधान की विधियों की तरह ही सरकार के व्यय की विधि भी 3 तरह की हो सकती है। पहला प्रगामी, प्रतिगामी तथा समानुपातिक। सामान्य तौर पर ऐसा लगता है कि किसी अर्थव्यवस्था द्वारा विकास की उच्च स्थिति प्राप्त कर लेने के बाद उसके क्षेत्रवार व्यय की बाध्यताओं में कमी आती होगी और उसका व्यय इसके बाद प्रतिगामी हो जाता होगा। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता। विकास के उच्च स्तरों पर अर्थव्यवस्थाओं के व्यय में और वृद्धि होती है। यही कारण है कि सरकारी व्यय की सबसे प्रचलित और अच्छी विधि प्रगामी है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी व्यय को वैसे ही प्रगामी बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि विकास की अनेक आवश्यकताएं अभी भी अपूर्ण होती है। इस प्रकार कर लगाने की सबसे अच्छी विधि प्रगामी कराधान है और सरकारी व्यय को सबसे अच्छी विधि में प्रगामी व्यय है। इसके द्वारा एक दूसरे के पूरक की भूमिका निभाई जाती है। आज विश्व में सबसे प्रचलित तरीका प्रगामी कराधान के साथ साथ प्रगामी व्यय ही है। इसके बाद है वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर। जिस कर की वसूली मूल्य वर्धन के प्रत्येक चरण द्वारा की जाती है उसे मूल्य वर्धित कर, वैट कहते हैं।
इसके नाम से ही यह स्पष्ट होता है कि यह मूल्यवर्धन पर लगाया गया कर है। भारत में वैट आज एक कर का नाम है जिसे राज्यों द्वारा लगाया जाता है। कर लगाने की वैट विधि एक बेहतर कर व्यवस्था है, क्योंकि इसमें कर की वसूली मूल्यवर्धन के प्रत्येक स्तर पर की जाती है। इसे एक बहु बिंदु कर मल्टी पॉइंट टैक्स व्यवस्था भी कहते हैं। गैट वैट विधि में इसके विपरीत एकल बिंदु कर सिंगल पॉइंट टैक्स व्यवस्था होती है, जिस कारण कर पर कर टैक्स अपॉन टैक्स लगने लगता है, जिसका मुद्रास्फीति पर क्रमपाती प्रभाव पड़ता है और इस कारण महंगाई बढ़ती है। भारत जैसे देश जहां की एक बहुत बड़ी जनसंख्या बेहतर जीवन स्तर से नीचे गुजर बसर करती है, क्रय शक्ति निम्न होने के कारण में कर वसूलने की व्यवस्था वैट पद्धति पर होना अति तर्कसंगत है। यह कर प्रणाली बिना धन विरोधी हुए गरीब मित्रवत है। भारत में वैट की आवश्यकता। विश्व के 160 से अधिक देश अपने अप्रत्यक्ष करों की वसूली मूल्यवर्धित पद्धति पर ही करते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में हो रही अर्थव्यवस्थाओं की समेकन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भी भारत को इस प्रणाली को अपनाने की जरूरत प्रतीत हो रही थी। भारत में भी अप्रत्यक्ष करों की वसूली के लिए वैट विधि अपनाना आवश्यक है। इसे हम निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, चूंकि गैर वैट पद्धति में कर की वसूली एक ही बिंदु पर की जाती है, अतः इसके द्वारा मूल्य वृद्धि की जाती है, जो गरीब विरोधी है। वैट को अपनाने से यह मूल्य वृद्धि नहीं होगी, जिससे गरीबों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तथा उनके जीवन के स्तर में सुधार होगा। सेकंड, भारत एक संघीय राज्य व्यवस्था है, जहां केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों द्वारा भी कई अप्रत्यक्ष करों की वसूली की जाती है। जहां तक केंद्र द्वारा आरोपित अप्रत्यक्ष करों की बात है, तो वे पूरे देश में एक समान है, लेकिन राज्यों के अप्रत्यक्ष करों एज फॉर एग्जाम्पल उत्पादन शुल्क, बिक्री शुल्क, इंटरटेनमेंट शुल्क इत्यादि में हमेशा से भिन्नता रही है। इस कारण भारत के अलग अलग राज्यों में अप्रत्यक्ष करों का भार भी अलग अलग है, अर्थात भारत का बाजार एकीकृत नहीं है। इस कारण भारत में उत्पादन और व्यापार करना काफी मुश्किल कार्य रहा है। यही कारण था कि वैट के माध्यम से राज्यों के अप्रत्यक्ष कर में समानता लाने के लिए राज्य वैट की शुरुआत की गई, जिसने राज्यों के बिक्री करों की जगह ली तथा इसकी वसूली मूल्यवर्धित पद्धति पर प्रारंभ हुई। इस प्रक्रिया को ही समरूप वैट की शुरुआत भी कहते हैं। थर्ड, आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के सफलीभूत होने के लिए भारत के बाजार को एक समरूप करना आवश्यक था, जिसकी शुरुआत वैट से की गई। फोर्थ, भारतीय संघीय व्यवस्था में आर्थिक रूप से मजबूत संघ एवं कमजोर राज्यों का उद्भव हुआ, जिसके कारण
राज्यों के जिम्मे जो स्थानीय विकास कार्य था उसमें निरंतर ह्रास हुआ, क्योंकि वैट विधि में राज्यों की कर वसूली बढ़ती है। विश्व का अनुभव यही रहा है, जिसकी पुष्टि राज्य वैट द्वारा भारत में भी हो चुकी है। इस कारण से भी इस प्रणाली को अपनाना आवश्यक है। भारत में अप्रत्यक्ष करों की भारी चोरी होती रही है। एक पॉइंट है, वैट विधि के लागू होने से कर चोरी घटी है। इस विधि में किसी स्तर पर किए गए मूल्यवर्धन की पुष्टि के लिए पूर्व में की गई खरीद की रसीद दिखाना आवश्यक है, नहीं तो उसे पहले के मूल्यवर्धन के भुगतान की छूट नहीं मिलती। इस विधि से करों की दोहरी समीक्षा संभव है और कर की चोरी रोकना स्वतः संभव हो जाता है। छठा पॉइंट है, राज्य वैट में राज्यों के अन्य अप्रत्यक्ष करों एवं केंद्र के कई अप्रत्यक्ष करों को शामिल कर दिया जाए तो कर की व्यवस्था काफी सरल और दक्ष भी हो जाएगी। ऐसे ही भविष्य के कर को एकल वैट, सिंगल वैट कहा जाएगा, जिसकी कोशिश वस्तु एवं सेवा कर द्वारा करने की कोशिश जारी है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर कर सुधार चेलिया कमेटी एवं केलकर कमेटी द्वारा शुरू किए गए, जिसमें एक हद तक सफलता भी मिली है, इसे आगे जारी रखा गया है, जिसे मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि उन लोगों का सुझाव क्या आया है। पहला है, वर्ष 1996 में केंद्र सरकार ने वैट पद्धति से उत्पाद शुल्क वसूलना शुरू कर दिया और इस कर को एक नया नाम दिया गया, सेन वैट। दूसरा, एक अन्य प्रस्ताव राज्यों को उत्पाद शुल्क एवं बिक्री कर को एक कर राज्य वैट अथवा वैट में मिला देने का था, लेकिन राज्य सरकारों में सहमति के अभाव के कारण वर्ष 2005 में जो राज्य वैट लागू किया गया वह उस समय के राज्यों के बिक्री करों के मूल वर्धित वृद्धि में रूपांतरण था। वर्ष 2008-9 तक सभी राज्यों में वैट लागू हो चुका था। कुछ राज्यों द्वारा 11-12 तक केंद्र सरकार से अपने राजस्व में आई कमी का हर्जाना भी लिया गया, लेकिन इसके बाद वैट द्वारा किए गए राजस्व युगाई पुराने कर बिक्री कर से हमेशा बेहतर रही है। जीएसटी को लागू किए जाने के पूर्व राज्यों के वैट वसूली में प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि हो रही थी। वैट अंततः जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। अतः वर्ष 2017-18 में देश में एकल संघीय अप्रत्यक्ष कर जीएसटी को लागू किया गया, जिसे केंद्र एवं राज्यों के 17 वर्तमान अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है। छात्रों, जो आज भी लागू है और इसी के माध्यम से कर प्रणाली को अपनाते हुए कर का कलेक्शन सरकार संग्रहण करती है। और आज हम लोग आज की कक्षा में इतना ही रहने दें। दूसरे दिन जो हम लोग पढ़ेंगे वह टैक्स के दूसरे जो बिंदु होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।